कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मना रहे हैं विश्व तंबाकू निरोध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे। और आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर चर्चा के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर नवीन जोशी, जो कि आयुष विभाग उत्तराखंड में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि तंबाकू का जो प्रयोग है वो किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैसे बचा जा सकता है, यदि लत लग जाती है तो उसे छुड़ाने के क्या तरीके हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे युवा हैं इस नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं वो कैसे इससे दूर हो सकते हैं। तो डॉक्टर नवीन जोशी, आज इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आज संपूर्ण विश्व में विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जा रहा है। तो डॉक्टर नवीन जोशी बताएं कि इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, आज ही का दिन क्यों चुना गया है। आप सब जानते हैं कि तंबाकू में जो रासायनिक पदार्थ है जिसे निकोटीन का नाम दिया गया है, निकोटीन के नाम से जाना जाता है, विश्व भर में लगभग प्रति वर्ष 70 लाख मृत्यु का कारण कहीं ना कहीं तंबाकू सेवन बनता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस पे जागरूकता और इससे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष का जो थीम दिया है, जो हम आज मना रहे हैं, कि हम अपने तंबाकू को उगाने की जगह हम ऐसे भोज्य पदार्थों को उगाएं, यानी से नो टू टोबैको एंड से ग्रो क्रॉप्स, यानी हम जहाँ पे तंबाकू उगाते हैं वहाँ पे हम जो है अपने और अन्य इस प्रकार के भोज्य पदार्थों को उगाएं। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का इस वर्ष का जो वर्ल्ड टोबैको डे है उस पर थीम है। तो इसीलिए इसको एक दिन चुना गया ताकि इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग इस तंबाकू के सेवन रूपी व्यसन से दूर जा सकें। जी, आपने निकोटीन की बात की, तो ये जो निकोटीन है ये शरीर के लिए किस प्रकार घातक है। देखिए, निकोटीन जो होता है एक प्रकार का केमिकल है और ये कहीं ना कहीं हमारी तंत्रिका संस्थान पर काम करता है। इससे व्यक्ति को थोड़े समय तो ऐसा लगता है कि उसका नर्वस सिस्टम जो एक्टिव हो गया है, लेकिन अगर आप जो निकोटीन को बनाने वाले या निकोटीन जिन माध्यमों से शरीर में जाता है वो हमारे बहुत सारे शारीरिक अंगों में नुकसान पहुंचाते हैं। और इनका लॉन्ग टर्म जो आज देखें आप, कैंसर जो सबसे बड़ी बीमारी है उससे अधिकांश मृत्यु का कारण जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से निकोटीन बन रहा है। तो तंबाकू का जो प्रयोग है वो हमारे पर्यावरण को किस तरह से दूषित कर रहा है। पर्यावरण को दूषित करने का अभी एक शोध आया है जिसमें ये बताया गया है कि लगभग पूरी दुनिया में 30 लाख हेक्टेयर जो है जमीन वो केवल और केवल तंबाकू के उत्पादन में प्रयोग की जा रही है। और प्रतिवर्ष तंबाकू के उत्पादन करने के कारण 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि जंगल काट दिए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर हम तंबाकू का उत्पादन कर रहे हैं और हम जंगलों को काट रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका जो है वो प्रत्यक्ष भी और परोक्ष रूप से भी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ सिगरेट बनती है उस उद्योग में अधिक से अधिक पानी का प्रयोग होता है, जल का प्रयोग होता है, और ये एक प्रकार से हमारे जो प्राकृतिक साधन हैं उनका मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इन चीज़ों का सेवन करने से कहीं ना कहीं शरीर को फ़ायदा तो है नहीं, पर्यावरण को फ़ायदा तो है नहीं। इसीलिए इसका जो पर्यावरण पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से नुकसानदायक प्रभाव सामने आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से तंबाकू का प्रयोग किया जाता है, वो कौन कौन से तरीके हैं। तंबाकू का प्रयोग जो है वो बहुत तरीक़ों से किया जाता है। जैसे आप जानते हैं ई सिगरेट है, सिगरेट के फॉर्म में है, ये बहुत सारे लोग इसको तंबाकू का जो सुरती या खैनी कहते हैं उसके रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से बहुत लोग इसको अलग अलग तरह से सिगार में और अन्य तमाम साधनों में, हमारे पहाड़ों में बीड़ी पीते हैं लोग, और सिगरेट तो है ही सामान्य रूप से। बहुत तरीके और भी हैं जो इसका सेवन करते हैं लोग, इसको चीलम के रूप में, हुक्का के रूप में, पान में भी इस्तेमाल पान में भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, गुटखा है, इन सब के रूप में कहीं ना कहीं जो निकोटीन है या टोबैको है उसका इस्तेमाल, या तंबाकू है उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के प्रयोग हैं कहीं ना कहीं शरीर को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। और जब हम इससे होने वाली बीमारियों की बात करते हैं डॉक्टर जोशी, तो वो कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जो शरीर में हो जाती हैं। जी, चूँकि आपने देखा होगा जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट स्मोक करते हैं, वो कहीं न कहीं पैसिव स्मोकिंग के द्वारा, यानी कि दूसरे लोगों को भी वो इन्हेल कराते हैं और खुद भी इन्हेल करते हैं उस स्मोक को, यानी धुएँ को, और वो धुआँ कहीं न कहीं हमारे फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों में जाकर के हमारी श्वसन संस्थान को प्रभावित करता है। यदि आप देखें तो बहुत सारे रोगी जो कैंसर से, जो लंग कैंसर से या फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित होते हैं, उनका एक प्रमुख कारण जो है वो धूम्रपान
नुकसान होता है। दूसरा, आज के समय में आप देखें तो जो गुटखा है या तंबाकू के जैसे जो इस प्रकार के जो एडिक्शन लेने वाले जो पदार्थ हैं, जो नशे के पदार्थ हैं, उनको लोग सीधे सीधे मुंह में अंदर डाल लेते हैं और आजकल ये युवाओं में भी ये प्रचलन बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये बहुत बड़ा कारण ओरल कैंसर का बनता है और इसका बड़ा भयावह इसमें स्थिति बनती है। व्यक्ति बाद में भोजन नहीं ले पाता है, उसका सबसे पहला लक्षण जो है वो मुंह नहीं खुलता है, लॉक जॉ हो जाता है और इसके बाद जो है बाद में इसकी सर्जिकल प्रोसेस की जाती है, इसको शल्य चिकित्सा के द्वारा पूरा का पूरा जबड़ा निकालना पड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। इसी प्रकार से इस प्रकार के रोगी बाद में तमाम तरह के आंतों के कैंसर और इस प्रकार की तमाम सारी स्थितियों से पीड़ित हो जाते हैं। तो ये स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। आपने पैसिव स्मोकिंग की बात की डॉक्टर जोशी, तो आम व्यक्ति इससे क्या समझे? मान लीजिए कि एक व्यक्ति बस स्टैंड पर खड़ा है या कहीं पर खड़ा है और वो धूम्रपान कर रहा है, हालांकि ये धूम्रपान प्रतिबंधित है लेकिन कर रहा है वो, और उसके बाजू में कोई व्यक्ति स्वस्थ खड़ा है जिसने कभी सिगरेट भी नहीं पिया, बीड़ी भी नहीं पिया, और उस व्यक्ति के द्वारा जो है वो धुआं जो बाहर निकाला जा रहा है वो दूसरे एक व्यक्ति में, या कोई बच्चा खड़ा है कि या गर्भवती स्त्री खड़ी है, तो कहीं ना कहीं वो धुआं उसके भी जो है वो नाक के द्वारा फेफड़ों में जाता है और जितना नुकसान जो है वो उस व्यक्ति जो धूम्रपान कर रहा है उसको तो करता ही करता है, साथ में जो व्यक्ति सामान्य रूप से स्वस्थ है जिसने कभी सिगरेट नहीं पिया वो उस पैसिव स्मोकिंग से जो है वो प्रभावित हो जाता है। तो पैसिव स्मोकिंग भी घातक साबित हो सकती है, तो हम सार्वजनिक स्थानों पर या ऐसे क्लोज्ड चैम्बर्स में तो बिल्कुल भी इसका सेवन ना करें। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर जोशी, क्या कारण है कि व्यक्ति तंबाकू लेने के लिए प्रवृत्त होता है? उसको ऐसी कौन सी उसमें खूबी नज़र आती है कि वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसको लेना एक उसका शगल बन जाता है? एक तो देखिए क्या है, हमारा जो उत्तराखंड है वो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखेंगे पहाड़ों में लोग रहते हैं, बेसिकली जो बुज़ुर्ग हैं वो इसको एक प्रकार से उनके पास मनोरंजन के जैसे आकाशवाणी है इस तरह के साधन तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उनके पास एंगेजमेंट नहीं है, तो वो इस प्रकार की बीड़ी है, इस प्रकार की चीज़ों को बहुत पहले से ही लेते रहते हैं और वो हुक्का लेते रहते हैं जिसमें इस प्रकार के तंबाकू को लेते हैं। जो ये तो रही पहाड़ों की बात। अब हम बात करते हैं आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी में एक प्रकार से एक फैशन के रूप में जो है एक दूसरे को दिखाने के रूप में इस प्रकार का प्रचलन बढ़ता है और क्या युवा वर्ग में क्या युवक और क्या युवती आजकल उतने ही धूम्रपान की तरफ वो सब जो है आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इससे बाद में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि यदि वो छोड़ना भी चाहते हैं तो वो धीरे धीरे लत में बदल जाता है, यानी कि वो अब पहले एक सिगरेट पीते हैं, फिर वो 2 में जाता है, फिर 3 में जाता है और जिसे हम कहते हैं चेन स्मोकिंग, जो लगातार धूम्रपान करने की जैसी प्रवृत्ति जिसे चेन स्मोकिंग कहते हैं उसमें बदल जाता है और बहुत बाद में आप देखेंगे तो इनके फेफड़ों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है। फेफड़ों में ये निकोटिन टार के रूप में जमा हो जाता है और बाद में यही दमा के रोग ही बन जाते हैं बहुत ही कम आयु में, या फिर इस प्रकार से उनको तमाम सारी दूसरी समस्याएं होती है जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, इन सब का कारण जो है ये धूम्रपान बनता है। मेरा प्रश्न ये था कि वो क्या कारण है, कौन से कारण है? क्या एक लड़का युवा अपने पेरेंट्स को देखकर या पर्दे पर ऐसे अपने नायकों को देखकर प्रभावित होता है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए हमारे यहाँ आप देखेंगे जहाँ पर भी पिक्चराइजेशन होती है वहाँ पे साफ नीचे लिखा होता है, एक सब टाइटल आता है कि तंबाकू का सेवन वो नुकसानदायक है। और इवन आप अगर देखें तो इन सारे जो तंबाकू से संबंधित जो भी इस प्रकार के आइटम्स हैं उनके बाहर इतने बड़े बड़े विज्ञापन भारत सरकार जो है वो डालती है, लेकिन फिर भी लोग क्या है कि वो एक प्रकार से इन सब को जानते हुए भी कहीं ना कहीं इसका सेवन करने लगते हैं। इसके पीछे जो कारण है वो वही मैंने बताया कि पहला तो उससे ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा स्मार्ट बन रहे हैं, हम जो है अगर हम तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या हम सिगरेट पी रहे हैं तो हम सोसाइटी में हमारा एक स्टेटस है। इस प्रकार की जो कुछ मिथ्स हैं ये कारण बनते हैं इसके सेवन की आदत के। जी, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को सरकार ने गैर कानूनी कहा है, इसको अपराध की श्रेणी में रखा है और इसके लिए जुर्माना भी है, लेकिन उसके बावजूद यदि इसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है तो हम इसे क्या समझें? एक्चुअली क्या है कि जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगा, सरकार एक प्रकार से दंड दे सकती है, दंड लगा सकती है, लेकिन जब तक व्यक्ति स्वयं जागरूक नहीं होगा, वो ये नहीं समझेगा कि इस पे आप देखिए कि जो आर्थिक
नुकसान भी होता है इसका, क्योंकि आजकल ये जितने भी उत्पाद हैं इन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया गया है, तो ये बहुत महंगे आते हैं। तो इनको इतनी सरकार ने हर तरह से प्रयास किया है। जो इसका विज्ञापन है उसमें काफ़ी प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर भी इस प्रकार के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं कैंसर के जैसे, और आपने जब भी पिक्चर हॉल्स में देखा होगा पहले इसके विज्ञापन आते हैं कि यह एक प्रकार से कैंसर का कारण बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक व्यक्ति स्वयं इसके बारे में जागरूक नहीं होगा, दंड लगाने से वो चीज़ें नहीं रुकेगी। इसीलिए आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, कृपया इसके प्रति जागरूक हों और धूम्रपान के सेवन को छोड़ें। एक बार लत लगने के बाद इसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये जो डी एडिक्शन है, ये कैसे संभव हो पाएगा डॉक्टर जोशी? जी देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहेवियरल व्यवहार में लाया गया परिवर्तन, यानी कि एक प्रकार से काउंसलिंग, इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले तो समझाना कि भाई ये धीरे धीरे आप इसको छोड़िए, कम कीजिए। दूसरा जो होता है कि कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं या कुछ ऐसे उपचार हैं जिनको आप चिकित्सक के माध्यम से या काउंसलर के माध्यम से आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि इसमें व्यक्ति को प्रवृत्ति ये होती है कि वो जब तक इसको लेगा नहीं तो उसका पेट साफ नहीं होगा, या उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा, या वो उतनी सक्रियता से काम नहीं करेगा। कई लोगों में ये मिथ रहता है कि ये कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, ये हमारी मानसिक के रूप से हमें एकाग्र करता है। ये सब मिथ्स हैं, क्योंकि ये उसे शुरू में ऐसा लगता है कि मैंने इसे नहीं लिया है तो आज मैं कॉन्सेंट्रेशन मेरा नहीं हो रहा है, मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। धीरे धीरे उसका बिहेवियरल चेंज उसमें लाने की ज़रूरत है, और साथ साथ उसे अगर आपने एकदम से बंद कराया तो वो कई सारे शारीरिक लक्षण भी उत्पन्न होते हैं, तो उनको लक्षणों को भी उस प्रकार से डील करने की ज़रूरत होती है। लेकिन धीरे धीरे अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति, सबसे बड़ी बात है, यदि उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो वो इसको बहुत ही आराम से छोड़ सकता है। इसमें परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है? जी, बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं। वो बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, गुटखा ले रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं। तो एक माँ बाप को भी इस बात की जागरूकता रखनी ज़रूरी है कि आपका बच्चा यदि बाहर पढ़ने जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, तो वो क्या इस प्रकार के किसी गलत इस प्रकार के निकोटीन से रिलेटेड या और कोई भी नशे की सेवन में तो नहीं जा रहा है। कहीं इस पर बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है, और स्वयं के लिए भी ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मित्र आपको प्रपोज करता है कि भाई चलो सिगरेट पीते हैं, और आप एक प्रकार से देखने में या फिर ऐसे अनुभव करने के हिसाब से आप स्टार्ट कर देते हैं, और फिर आप उसकी लत में फंस जाते हैं, जैसा कि हर नशे के साथ होता है। तो इसे धीरे धीरे समझने की ज़रूरत है। माँ बाप को अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है, यदि माँ बाप स्वयं, माँ या पिताजी स्वयं धूम्रपान कर रहे हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे कह सकते हैं? इसीलिए सबसे पहले स्वयं पे भी नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। यदि तंबाकू सेवन करने वाले को उसकी तलब लगती है तो वो घर में क्या कर सकता है? जी, इस प्रकार की अगर तलब लग रही है तो बहुत सारे आपके पास साधन हैं। आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, आप किसी प्रकार का मनोरंजन करें, अच्छा संगीत सुनें, आप कोई अच्छी पुस्तक पढ़ें, आप अपने आप को उस तरफ से थोड़े समय अपना ध्यान हटाएं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप लेकर के आपको लगता है कि वो आपको सक्रिय रखती है, आपके दिमाग को एकाग्र करती है। आप भजन सुन सकते हैं, आप अच्छा, मैंने बताया, अच्छा संगीत सुन सकते हैं। आपको पॉजिटिव थिंग्स, पॉजिटिव जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे डिमोटिवेट होता है, तो मोटिवेशनल स्पीचेस सुनना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें की जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति तंबाकू का सेवन पान के रूप में, गुटखे के रूप में, खैनी के रूप में कर रहा है, तो वो तलब लगने के समय क्या कुछ और खा सकता है जो उसके लिए स्वास्थ्य जी जी वर्धक भी जी, हो? ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में, सौंफ है, इलायची है, ऐसे ही कुड्जू आता है, एक ऐसे ही जटामानसी है। इनको हम जटामानसी का हम प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो है वो ली जा सकती है, जो कहीं ना कहीं तलब को कम करने में मददगार होती है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोग एक नशा छोड़ते हैं, यदि मान लीजिए कि वो तंबाकू को, खैनी को छोड़ते हैं तो फिर वो सिगरेट पे स्विच ओवर हो जाते हैं। अगर सिगरेट छोड़ते हैं तो गुटखे पर स्विच ओवर हो जाते हैं। ये कोई तरीका नहीं है। यदि आपने अपने आप को इन सारे नशे की पदार्थों से दूर रखना है तो सारे ही नशे के पदार्थ जिनमें निकोटीन है उनसे आपको अपने आप को नो टू टोबैको कहना है। जी, युवाओं में और स्त्रियों में ख़ास तौर पर इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है डॉक्टर जोशी, और हम सब देख रहे हैं। ख़ास तौर से यदि गर्भवती माता धूम्रपान करती है, तंबाकू का सेवन करती है, तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आजकल महिलाएं भी जो हैं वो बीड़ी है या इस प्रकार का सिगरेट है, हमारे शहरों में सिगरेट का सेवन कर रही हैं, पहाड़ों में बीड़ी का सेवन कर रही हैं। तो इसका जो प्रभाव है वो गर्भ पर बिल्कुल नकारात्मक पड़ता है, क्योंकि
गर्भावस्था में जो बालक होता है वो माता के द्वारा सेवन किए गए आहार विहार या किसी भी प्रकार के निकोटिन आदि पदार्थों का भी उसको अप्रत्यक्ष रूप से सेवन करने का वो आदी बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि माँ का रक्त संचरण गर्भ से जुड़ता है। तो ऐसे में जो बच्चे का जो विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और वो बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की गर्भावस्था जन्य विकृतियों से, जिसे अंग्रेजी में कंजेनाइटल एनोमलीज कहते हैं, उससे वो जूझता है। तो इसलिए गर्भवती स्त्री को तो धूम्रपान या बीड़ी का सेवन या किसी भी प्रकार के इस प्रकार के तंबाकू के खाद्य पदार्थ का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। डॉक्टर जोशी, आपने बताया कि कई बार हम एक नशे को छोड़कर दूसरे की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, जैसे आपने कहा कि सिगरेट छोड़ी और कुछ और लेना शुरू कर दिया। कई बार हम ये भी देखते हैं कि सिगरेट और शराब एक साथ प्रयोग में लाया जाता है, तो क्या ये डेडली कॉम्बिनेशन है? लोगों के मन में एक प्रकार से ये भ्रांति है कि अगर इस प्रकार के दो नशे मिला के पिए जाएं तो और भी ज़्यादा नशा होता है। देखिए, नशा चाहे वो शराब का हो, चाहे नशा वो सिगरेट का हो, नशा तो नशा ही है। वो कहीं ना कहीं से, अगर आप टोबैको ले रहे हैं या निकोटीन ले रहे हैं या फिर आप अल्कोहल ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से हमें हमारे शरीर में उसका नुकसान ही होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के नशे को आप एक नशा छोड़कर दूसरे नशे पर स्विच ओवर हुए, ये कहीं से भी बुद्धिमानी नहीं है। यदि आप नशा छोड़ना चाहते हैं तो वो चाहे तंबाकू का नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो, किसी भी प्रकार का नशा हो, उसे आप निश्चित रूप से धीरे धीरे आप उसे छोड़ने का प्रयास करें। जी, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जो हमारे प्रचार साधन हैं वो लगातार इस तरह का प्रचार करते भी हैं। क्या आप ये सलाह देंगे कि जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उसके आसपास इस तरह की चीज़ें आसानी से उपलब्ध ना हो? बिल्कुल सही कहा आपने। इस प्रकार के जो खासकर हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हर तरह के नशे की वस्तुओं को मिलने पर प्रतिबंध है और वो प्रतिबंधित हैं, लेकिन फिर भी जो है ये इस प्रकार की चीज़ें स्कूल कॉलेजों के अंदर तो नहीं मिलती हैं, लेकिन बाहर ये बड़े आसानी से उपलब्ध होती हैं, ऐसा देखा जा रहा है। तो इस बारे में भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो इतनी आसानी से ना मिलें। बहुत सारे नशे की चीज़ें हैं जो लोगों का, हमारे युवा पीढ़ी का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमारा देश, आप सब जानते हैं कि युवाओं का देश है और ये अगर इस प्रकार से नशे की गिरफ्त में आएगा तो इससे हमारा समाज प्रभावित होगा। इसलिए हमारी जो स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, उनके आसपास इस प्रकार के नशे की चीज़ें कहीं छुपा के या कहीं इस प्रकार से अवैध तरीके से तो इसकी बिक्री नहीं की जा रही है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अंत में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड हमारा एक बहुत ही पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा एक प्रदेश है और यहाँ पर हम सब देवभूमि कहते हैं इसे। और ऐसे देवभूमि में यदि नशे की प्रवृत्ति, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे गुटखा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, ये प्रवृत्ति बढ़ना हमारे इस राज्य के नाम के अनुरूप, देवभूमि के अनुरूप ये अनुरूप नहीं है, ये प्रतिकूल है। इसीलिए मेरा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं को, जो पहाड़ों में हैं, जो गाँव में हैं, जो बीड़ी पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो किसी न किसी प्रकार से गुटखा खाते हैं, उन सब से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप आज से ही ये प्रण लें कि हम धूम्रपान को नहीं लेंगे। तभी जो हमारा जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो से नो टू टोबैको, यानी कि धूम्रपान नहीं लेना है, ये निकोटीन नहीं लेना है, इसका पूरा जो मकसद है वो कामयाब हो पाएगा और हम इस संबंध में आपको जागरूकता दे सकते हैं। बाकी आपको अपने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से इसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए और निश्चित रूप से आप इसे छोड़ पाएंगे। तो डॉक्टर नवीन जोशी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर तंबाकू सेवन से होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।